नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आप लोगों के साथ टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो क्लास 12 पर आधारित है उसके लिए एमसीक्यू का सेट लेकर के, लेकिन आज का जो सेट है वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पर आधारित है। इसलिए विशेषकर जो पीजीटी और टीजीटी का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक फार्मूला का लिस्ट है। इसको आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बनते हुए कॉपी पर आप पेन की सहायता से नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए बिना समय गंवाए हम आते हैं टॉपिक्स पर। हमने यहाँ लिखा है फॉर पीजीटी टीजीटी क्लास 12 पर बेस्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन हमने लिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव V0 के बीच संबंध होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब प्रकाश की किरण किसी मेटालिक सरफेस पर आपतित होती थी, इंसिडेंट होती थी, तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता था उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल के आ रहा है और इधर से उसको रोकने वाला चाहिए। तो कब रुक जाएगा? जब दोनों का एनर्जी बराबर होगा। तो यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स ई इक्वल टू ई वी नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स वी नॉट बाय ई, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स एच न्यू नॉट और हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स ई बाय वी नॉट। कौन सा फॉर्मूला इसमें सही है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का संबंध डील करता है? तो आप जानते होंगे ऑप्शन ए इज क्वाइट करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आइंस्टीन का कौन सा समीकरण है? वो आइंस्टीन के समीकरण को हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो कौन सा इक्वेशन है आइंस्टीन के लिए? यहाँ दिया हुआ देखिए एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट और हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ये इसमें आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन है? तो अब आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप पढ़े हैं, याद है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्लांक्स कांस्टेंट H के निर्धारण का सूत्र है। प्लांक्स कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो उसके डिटरमाइन करने का फॉर्मूला दिया हुआ है H इक्वल टू ई इंटू कॉस थीटा, H इक्वल टू ई इंटू टेन थीटा, H इक्वल टू ई इंटू साइन थीटा और नन ऑफ दिस, कहता है इसमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग देखे थे कि कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच जब आप ग्राफ खींचेंगे तो उसका नेचर जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, लाइक दिस। मतलब आप अगर यहाँ से लेते हैं इस ढंग से ग्राफ खींचते हैं ऐसे, इधर से फ्रीक्वेंसी ले लिए और इधर से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिए, तो ये ग्राफ आपको आएगा यहाँ से इस तरह से। ग्राफ इस तरह से आएगा। आप 2 पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप इस तरह से, ये टेन थीटा ले लीजिए, ये आपको बता रहा है यहाँ से, ये जो बताएगा आपको डेल्टा न्यू बताएगा और यहाँ से इसके बीच का जो फॉर्मूला होगा दैट इज डेल्टा वी नॉट होगा। तो यहाँ से टेन थीटा अगर आप निकालेंगे तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी नॉट बाय डेल्टा न्यू, मतलब पी बाय बी। अब यहाँ कहाँ से इसको निकालने से क्या होगा फॉर्मूला? तो आप यहाँ देखे थे हम लोग कि जो आइंस्टीन का जो समीकरण था वो था के मैक्स इक्वल टू था हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर के लोग के मैक्स लिखते थे और ये था एच न्यू माइनस न्यू नॉट और ये था ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे हम लोग, तो ई इंटू डेल्टा वी नॉट और ये एच आएगा, डेल्टा न्यू आएगा, दिस इज 0। तो अगर से आप यहाँ से ई बाय एच या डेल्टा वी नॉट बाय
डेल्टा न्यू ले लेते हैं तो ये हो जाएगा h बाय ई, और इसको देखिए क्या है ये, दिस इज टेन थीटा, मतलब आपको आ गया h बाय ई इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर h इक्वल टू ई इंटू टेन थीटा। इस तरह से इसके डिटर्मिनेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो आप ऑप्शन चूज कीजिए, देखिए क्या है, h इक्वल टू ई कॉस थीटा, h इक्वल टू ई टेन थीटा, h इक्वल टू ई साइन थीटा, नन ऑफ दिस। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा इक्वेशन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोटोन के संवेग का व्यंजक होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन के मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा इसमें। अब इसको यहाँ से देखिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला दो ठो होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला जो मोमेंटम का है वो है आपका P इक्वल टू ई बाई सी, एनर्जी और डिवाइडेड बाय आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। ई का फॉर्मूला होता है h न्यू बाई सी, ये हो गया h बाई सी, और न्यू बराबर जानते हैं आप c बाई लैम्डा, ये कैंसिल हो गया तो दैट इज h बाई लैम्डा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और ये फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, P इक्वल टू ई बाई सी, P इक्वल टू h बाई लैम्डा, मतलब ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है C इक्वल टू, सी में दोनों ए और बी, इसलिए क्या आप चूज करेंगे, सी को चूज करेंगे, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 आई देखिए, फोटॉन्स की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है, मतलब फोटोन का जो रेस्ट मास होता है दैट इज 0, लेकिन जब फोटोन मूव करता है, गति करता है, तो उसका अपना मास होता है। तो उसके मास का यह फॉर्मूला दिया हुआ है, एच लेमडा बाई सी, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, एच बाई सी लेमडा, और इसमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो फोटोन का जो मास है आप उसको निकाल सकते हैं इस तरह से, फोटोन का जो मास आएगा हम लोग का जो निकालने का तरीका है, E बराबर एम सी स्क्वायर, आप पढ़े हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू ई, और E इक्वल टू देखिए एच न्यू, और न्यू बराबर देखिए सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा। आपको क्या चाहिए यहाँ से, m चाहिए, तो m देखिए क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा और डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए h बाय सी इंटू लेमडा। देखिए कहीं पर है ऑप्शन h लेमडा बाय सी नहीं है, एच सी बाय लेमडा नहीं है, h बाय सी लेमडा यहाँ पर है ये, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो है उसका सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, इसका 4 फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, क्या होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप जानते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका कहना था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव हमेशा एसोसिएट रहता है, हमेशा उसके साथ एक तरंग रहता है, और उस तरंग की जो लंबाई होती है उसी को कहते हैं हम लोग डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता था लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम भी, एम हो गया मास जिसका आप निकाल रहे हैं और जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं, क्योंकि मूविंग कंडीशन में रहेगा तभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम डी, लैम्डा इक्वल टू एच एम बाय भी, लैम्डा इक्वल टू एच बी बाय एम, नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो हमने बताया कि एच बाय एम इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। 7 नंबर दे रहा है, भी विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। अब तो ये जनरल फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम भी, लेकिन यहाँ पर आपको नाम स्पेशली दे दिया, किसका निकालना है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का निकालना है आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का देगा या किसी पार्टिकल का देगा, आपको उसमें देखना होगा कि किसका दे रहा है, पार्टिकल का है, या पार्टिकल है तो कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है या अनचार्ज्ड है, आवेशित है या अनावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आता था उसमें हम लोग निकालते थे उसको, तो आप भी निकाले होंगे, लैम्डा इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m ई इंटू भी, इसको अलग कर देते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसका h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, कितना वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। e क्या है
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबका वैल्यू अगर आप इसको पुट कर देंगे तो ये वैल्यू जो आएगा आपको 12.27 एंगस्ट्रॉम आता है, नीचे हो गया रूट भी। तो ये इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। अब आप देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो उसमें कहाँ पर है, ये ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे रूट भी है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे होल में रूट है, यहाँ पे होल में रूट है, सभी में रूट है। तो आप किसको चूज करना है, बी को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का यहाँ वैल्यू के दिया हुआ है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का T दिया हुआ है। तो कहता है कि इसके पदों में, मतलब इसके टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना है। यही चीज बताना है, यही लैम्डा यहाँ भी था, यही लैम्डा भी यहाँ था, लेकिन अब यहाँ पर दे रहा है कि के भी होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए, तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ चेंज कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ देखिए हम लोग क्या हुआ, हाफ mv², और ये हो गया 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में आएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर आप भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 kT/m। ये m यहाँ से डिवाइड हो गया, रूट निकाल दिए। और लैम्डा का जो फॉर्मूला देखिए आप लिखा हुआ था, आपको बताया था ये h/mv, h/m इंटू भी, इसको h रखिए और इस रूट को m को हम ऐसे कर दिए, √m इंटू √m, तो m हो जाएगा। और ये हो गया आपका v का वैल्यू, तो यहाँ कर देंगे हम लोग, कितना होगा √3 kT और नीचे हो जाएगा √m, तो एक तो m कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा h, और ये पूरा एक रूट के साथ रख सकते हैं आप 3m kT। अब जो भी ऑप्शन है उसमें आप चूज कीजिए। देखिए लैम्डा इक्वल टू h/√3m kT पहला ही है, उधर है 3h नहीं होगा, ऊपर है hk नहीं होगा, ऊपर है ht नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए क्या होता है। 9 में कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और द्रव्यमान संख्या, मास नंबर में कौन सा संबंध सही है। r इक्वल टू r0 a, r इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3, r इक्वल टू r0 a टू द पावर 2/3, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिए यहाँ पे अल्फा किरण, अल्फा किरण के प्रकीर्णन में यदि पर्दे के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर थीटा कोण पर पहुंचने वाले प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n थीटा है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा है कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर स्कैटर कर रहा है, और स्क्रीन के यूनिट एरिया पर जो पहुंच रहा है वो थीटा एंगल पर, वो n थीटा है। तो कहता है कि ये किस पर डिपेंड करता है, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। n थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 θ/2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस 4 θ/2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ/2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस θ/2। तो आप अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग पढ़े हैं, फॉर्मूला भी डिराइव किए होंगे, आप इसके ऑप्शन ए से आप सहमत होंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए, m द्रव्यमान का एक अल्फा कण u वेलोसिटी से किसी नाभिक की ओर गतिशील है, किसी न्यूक्लियस की ओर आ रहा है u वेलोसिटी से। तो अल्फा कण पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस की ओर जा रहा है वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो कहेगा कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जाकर के वो रुक जाएगा, नाभिक के कितने निकटतम दूरी पर वह पहुंचकर रुक जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, r0,
वो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z e² बाय ½ m u², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ½ m u² बाय 2z e², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z e² बाय ½ m u² और ½ m u² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए अल्फा पार्टिकल किधर की ओर जा रहा है, न्यूक्लियस की ओर जा रहा है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो जब रिपल्सन फोर्स काम करेगा, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, तब आपका वहाँ पे वो डिस्टेंस कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे चार्ज है Ze और इधर से आ रहा है अल्फा पार्टिकल। मान लीजिए सपोज जब यहाँ पर तक आया वो, तो इस पर जो चार्ज है +2e, वेलोसिटी कितना है u, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया इस दोनों के बीच का, तो वो रुक जाएगा। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा ½ m u², और इसके बीच जो डिस्टेंस आपको लगेगा वहाँ पर से, जो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e, यहाँ पर Ze इंटू 2e बाय R0 हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इस R0 को निकालना है, इसका R0 को यहाँ ले आइए आप। R0 यहाँ हो गया हाफ, हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया 2Ze², और नीचे इसको ले आइए ½ m u²। ये हो गया क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस। क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस ये है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपको यहाँ मिलेगा R0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² बाय ½ m u²। तो ये इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखिए क्या कह रहा है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के परिभ्रमण रिवोल्यूशंस का क्वांटम कंडीशन क्या होता है। क्वांटम कंडीशन क्या होता है। कहता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता है। किस में करता है, सिर्फ उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी हो गया लीनियर मोमेंटम। उसका मोमेंट निकालिए, r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका mvr। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का। बोर्स का कहना था कि h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही है इसका क्वांटम कंडीशन। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको, mvr h/nu, mvr n h/2 पाई, mvr 1/n h/2 पाई, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, देखिए क्या कह रहा है। बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है। बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में दो मेन डिफरेंस है। बोर्स का जो क्वांटम कंडीशन है और फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, इसकी चर्चा रदरफोर्ड ने नहीं किया था। तो क्वांटम कंडीशन हम लोग देखें। फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, मतलब ये दो ऑर्बिट है, यहाँ पर न्यूक्लियस है आपका, एक ऑर्बिट यहाँ पे है और एक ऑर्बिट यहाँ पे है। इसमें इलेक्ट्रॉन जब था उसका एनर्जी E2 है, इस ऑर्बिट में जब था उसका एनर्जी E1 है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी नहीं रख सकता है, क्योंकि इसका एनर्जी स्पेसिफाइड है। तो दोनों के डिफरेंस का एनर्जी का जो बराबर होगा वो यहाँ से वो रेडिएट कर देगा, और दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन के बराबर होता है। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, E2 माइनस E1, दैट इज h/nu। यही है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। दिस इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन।
तो E2 माइनस E1 एच न्यू, E2 माइनस E1 एच बाय न्यू, E2 माइनस E1 न्यू बाय एच, इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 14 में क्या कहता है यहाँ पर देखिए, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था, वो जो आप वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग निकालते हैं, जहाँ लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन, प्रिफेक्ट, ये सब सीरीज निकालते हैं, वहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट को निकाला जाता है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है, यहाँ आप देखिए, m e⁴ 8 m e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर CH³ me² 8 एप्सिलॉन नॉट का क्यूब CH² me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट CH³, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से गौर करके देखेंगे तो जो ऑप्शन इसमें सही है आपको वो आएगा आपका कौन सा, बोलिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका ए, और इसका वैल्यू भी होता है R=, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है उसका 8.85 × 10⁻12, वेलोसिटी ऑफ लाइट एच का, तो सब पुट करने के बाद आएगा 1.09 × 10⁷ पर मीटर, ये इसका वैल्यू भी आता है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, फॉर्मूला के रूप में और वैल्यू के रूप में उसका है, उसको अभी आप एक जगह लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाफ लाइफ, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अर्ध आयु, डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक, इंग्लिश में, हिंदी में क्षय नियतांक, दोनों के बीच में संबंध कौन सा है, ये चार ऑप्शन में कौन सा रिलेशन सही है, किसके किसके बीच, हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट, अर्ध आयु और क्षय नियतांक के बीच, T = 0.6931 by lambda, T = 0.3031 by lambda, T = 2.3031 by lambda, और इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, रेडियो एक्टिव डीके सब्सटेंस के क्षय से संबंधित कौन सा सत्य है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा रेडिएट आपका इमिट होते रहता है, तो जिसके चलते उसका क्षय होता है, डीके होता है। अगर मान लीजिए आप जब लिए रेडियो एक्टिव का सैंपल लिए, उस समय था आपका N0, और स्मॉल t टाइम के बाद रेडियो एक्टिव का जो लिए आप उसमें वो था T = 0 में, ये N0 है, और जब ये t समय के बाद आ गया N, और इसका हाफ लाइफ है T, कैपिटल T, तो कहता है कि इसके लिए डीके से संबंधित कौन सा रिलेशन यहाँ सही है, n/n0 हाफ कैपिटल T बाय स्मॉल t, n/n0 हाफ स्मॉल t बाय कैपिटल T, n/n0 हाफ स्मॉल t इंटू कैपिटल T, नन ऑफ दिस, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इसका वो सही है, बी जो है उसका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, हाफ लाइफ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्ध आयु T, और मीन लाइफ, माध्य आयु या औसत आयु, एवरेज लाइफ, TM से हमने लिखा है के बीच रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन इसमें सही है, हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच का कौन सा रिलेशन सही है। तो अब जानते हैं हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला था हम लोगों का, T = 0.6931 by lambda, और मीन लाइफ का फॉर्मूला होता था 1 by lambda। अगर इसमें हम डिवाइड कर देंगे, इससे इसके बीच में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका, नहीं, T/Tm कर देंगे तो दिस बाय ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द फ्रिंज के लिए फॉर्मूला कौन सा इसमें सही है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जब फ्रिंज फॉर्म करता है तो फ्रिंज का जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सही है, बीटा है फ्रिंज की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द फ्रिंज, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी है, ये कहाँ से निकालते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। डी हो गया डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, और स्मॉल डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, बीटा इक्वल टू कैपिटल डी बाई लैम्डा इंटू स्मॉल डी, बीटा इक्वल टू स्मॉल डी बाई लैम्डा इंटू कैपिटल डी। तो कौन सा रिलेशन सही है आपको
क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जब समान तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें प्रकाश का व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो परिणामी तीव्रता क्या होगी। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए दो लाइट वेव चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस से, दोनों लाइट वेव का इंटेंसिटी जो है वो सेम है। तो कहता है जब सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का चार ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, 4I0 cos π/2, 4I0 cos स्क्वायर π/2, 4I0 sin स्क्वायर π/2 और कहता है कि इसमें से कोई नहीं। तो आप इसका फॉर्मूला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप तुरंत एक लाइन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, बोलिए। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे उसको। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू cos phi, ये फॉर्मूला है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों कहता है कि दोनों का इंटेंसिटी सेम है, समान तीव्रता की दो प्रकाश तरंगें हैं, टू लाइट वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी। तो सेम इंटेंसिटी को हमने मान लिया यहाँ पर I0। चलिए आइए निकालिए यहाँ से, I इक्वल टू यहाँ भी I0, यहाँ भी I0, तो हो गया 2I0, यहाँ हो गया 2I0 I0 का स्क्वायर का रूट निकाल देंगे, 2I0 आ जाएगा, ये हो जाएगा cos phi 2I0 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos phi आ जाएगा, ये हो गया 2I0 और 1 प्लस cos phi का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर π/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4I0 cos स्क्वायर π/2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और आप ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस का जो डायमीटर है, व्यास, वो कैपिटल डी है। टेलीस्कोप में दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट की ओर उसको ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं, और दूसरा आंख की तरफ जो रहता है उसको आई लेंस या नेत्रिका हिंदी में कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेंस का डायमीटर दिया हुआ है डी, तो कहता है कि इसका रिजॉल्विंग पावर कितना होगा। टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता का मतलब हुआ दो इमेज को इतना डिस्टेंस पर हम कर दें कि स्पष्ट दिखाई पड़े, विभेद मतलब अंतर दिखाई पड़े, जिसमें जो जितना कम से कम डिस्टेंस पर रख करके उसको अंतर बता सकता है उसका रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो कहता है कि इसमें चार फार्मूला आपको दिया हुआ है, बताइए कौन सा सही है। तो अगर आप इसको देखेंगे, आरपी रिजॉल्विंग पावर 1.22 लैम्डा डी, लैम्डा बाय 1.22 डी, डी बाय 1.22 लैम्डा और 1.22 बाय लैम्डा इंटू डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है हम लोग का रिजॉल्विंग पावर का, इसका जो फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर, इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं 1.22 लैम्डा, तो कैपिटल डी बाय 1.22 लैम्डा, कैपिटल डी बाय 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज डी बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मतलब डायमीटर जितना बड़ा होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 21, यदि माइक्रोस्कोप के, अब वो टेलीस्कोप की बात हो रही थी, माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट लेंस का न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर का मतलब हुआ ये जो अभिमुख, इसको हिंदी में कहते हैं ये न्यूमेरिकल एपर्चर, एन साइन बीटा है, एन हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके रिजॉल्विंग पावर का कौन सा फॉर्मूला इसमें सही होगा। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला कौन सा सही होगा, यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिजॉल्विंग पावर इज 2n साइन बीटा बाय 1.22 लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, 22 में देखिए क्या कह रहा है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर
प्रतिबिंब बनने की स्थिति में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता कितना होता है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है? ये सब आपको याद होना चाहिए। m इक्वल टू एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, यानी तो m इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो यहाँ वी ओ के टर्म में नहीं दिया हुआ है, लेंथ है माइक्रोस्कोप की लंबाई, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। m इक्वल टू एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनंत पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? इमेज अगर इन्फिनिटी पर बन रहा है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा? तो उसको पढ़े होंगे आपको फॉर्मूला। तो इसका ऑप्शन है m इक्वल टू एल बाई एफ ओ डी बाई एफ ई, एल बाई एफ ओ एफ ई बाई डी, एल बाई एफ ई एफ ओ बाई डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एल बाई एफ ओ डी बाई एफ ई। उसमें ये हट जाता है, इन्फिनिटी वाले में ये हट जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। हम फिर आपके साथ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, इस तरह से छोटे छोटे वीडियो के साथ आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी की जांच परीक्षा के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। चलिए, तब तक थैंक यू।